आप तमाम साथियों को गवर्नमेंट डिविजनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर में खुशामदीद करता हूँ। आज DETRC में हम लोग ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से शरीक हुए हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आज पैनल डिस्कशन का प्रोग्राम है, जिसके तहत इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें अक्सरियत मेरे ख्याल में फीमेल की है और एक साथी हमारे और मैं मेल के तौर पर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह है कि इस प्रोग्राम को हमने वर्किंग वुमेन, और वर्किंग वुमेन भी वो वर्किंग वुमेन जिसका ताल्लुक एजुकेशनल सिस्टम से है, तो इस हवाले से बातचीत करेंगे। और इससे पहले कि मैं कुछ और बात करूं, मैं चाहूँगा कि हमारे जो मेहमान हैं उनका छोटा सा तारुफ आप लोगों को कराता चले। तो इस तरह से शुरू करते हैं। मेरे साथ मैडम नाहिद अत्ता साहिबा बैठी हुई हैं। मैडम नाहिद अत्ता साहिबा मास्टर्स है और एमएड किया हुआ है। नाहिद अत्ता साहिबा गुज़िश्ता 25 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और साथ ही मेरे साथ बैठी हुई हैं मैडम सादिया नूर साहिबा। सादिया नूर साहिबा मास्टर्स है मास कम्युनिकेशन में, और सादिया नूर साहिबा एमएड हैं। सादिया नूर साहब भी गुज़िश्ता 10 सालों से एजुकेशन सिस्टम में काम कर रही हैं। और आप जो है लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती हैं और शेर व शायरी अदब इनका एक मशगला है। इसके अलावा मेरे साथ जो है मैडम पारस जमाली साहिबा मौजूद हैं। पारस साहिबा जो हैं एक सिंध के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और वो ज़िला मटियारी से ताल्लुक़ रखती हैं और एजुकेशन सिस्टम में ये भी गुज़िश्ता 10 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और इस वक्त ये साहिबा भी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर काम सर अंजाम दे रही हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे प्रोफेसर दिलावर खान साहब शिरकत रखते हैं। प्रोफेसर दिलावर खान साहब बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आप मजहबी और एजुकेशनल इश्यूज जो हैं उन पर खुलकर बात करते हैं। तो इस तरह ये हमारे साथी आज के पैनल में मौजूद हैं। मैं जुल्फ़िकार बेहन इस इदारे का डिविजनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर का डिप्टी डायरेक्टर आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज हम इस हवाले से आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो मैं शुरुआत जो है बल्कि ऐसा करता हूँ कि आज चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन है, तो क्यों न इस प्रोग्राम को भी ख़वातीन खुद ही चलाएं। तो ख़वातीन अगर खुद ही चला रही हैं तो मैं जनाब मैडम सादिया नूर साहिबा को गुजारिश करूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम को आगे लेकर खुद चले। जी इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। औरत होना हमारे माशरे में बिलअमूम समझा जाता है कि सिनफी इम्तियाज़ उनसे बरता जाता है। ये एक इनकलाबी सा मौका है कि बहैसियत सिंध की तालीमी निज़ाम के हम यहाँ बैठकर बात करें कि क्या वाकई औरत के साथ सिनफी एतबार से इम्तियाज़ात बढ़ते जाते हैं। ये मौका देने पे पहले तो मैं जुल्फ़िकार साहब का शुक्रिया अदा करूँगी और साथ साथ हम बात करेंगे थोड़ा सा कि ये 8 मार्च को मुतनाज़ा समझा जाता है। 8 मार्च करीब आने लगता है और मुआशरे में बिलअमूम ये सोचा जाने लगता है कि शायद ये आज़ाद ख़याल औरतों का दिन है। यहाँ कुछ सोचने समझने से पहले बात होगी कि इसकी तारीख़ क्या है। इसकी तारीख़ के हवाले से हम बात करें तो देखें, कोई भी दुनिया में जो तहरीकें आई हैं उनका ताल्लुक़ सबसे पहले पेट से जुड़ा है। ख़वातीन जब वर्किंग उसमें आई तो 19वीं सदी में उनके साथ इस्तेहसाल किया जा रहा था। 28 फरवरी सन 1908 से जो है वो ख़वातीन ने मुख्तलिफ एहतजाजी मुज़ाहरे किए। उस दिन से ख़वातीन का दिन मनाया जाने लगा। ये सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा तो 8 मार्च को ये दिन मनाया जाने लगा।
और यूएनओ सन 1945 की जंग के बाद जब यूएनओ आया तो यूएनओ ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन के हवाले से ये बीड़ा उठाया और सन 1975 से बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया में 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन करार दे दिया गया। अब ख़वातीन का आलमी दिन जब करार दिया गया तो बात ये की जाने लगी कि उनके हुकूक, उनके फ़राइज़ क्या हैं, उन पर किस तरीके से काम किया जाए। ख़वातीन मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ तरह की समाजी, सकाफ़ती और नफ्सियाती तकलीफ झेल रही थी, या उन इश्यूज़ को उठाया जा रहा था, वक्त के साथ उनको हल किया जा रहा था। ज़ाहिर है जब तक प्रॉब्लम को आप सामने नहीं लाएंगे उसके हल की तरफ नहीं जाएंगे। हर माशरे में जब इल्म जाने लगा, जब तरक्की जाने लगी, जब आसानी जाने लगी, तो फिर ये भी समझा जाने लगा कि अब माशरे का जो दूसरा हल्का है, जो दूसरा तबका फ़िक्र है, औरतें, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाए। औरतें तरक्की की दौर में सब जब साथ आने लगी तो लाजमी तौर पर बात होने लगी कि अब औरतों को मज़ीद क्या दिया जाना चाहिए, औरतों को मज़ीद इस रास्ते पे किस तरीके से साथ लिया जाना चाहिए। औरतों ने भी अपने आप को मनवाना शुरू किया, औरतों को मर्द-ए-आमन भी कहा गया। मार्गरेट थैचर की मिसाल हमारे सामने है, मादाम क्यूरी हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने साइंस में, सियासत में बहुत मुश्किल और पुरखार जो रास्ते से जो है गुजर कर अपना मुकाम बनाया। इस्लामी दुनिया में कहें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे सिंध का जो है बड़ा नाम, और जिन्हें हम ये कहते हैं कि 8 मार्च का आज का प्रोग्राम हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम करेंगे, क्योंकि हमारे तालीमी निज़ाम में ख़वातीन के लिए वो एक रोशन मिसाल हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के तौर पर अपना हल्फ उठाया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन की तरक्की के लिए बहुत काम किया। अब खातून यहाँ हर फील्ड में मौजूद है। वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो उस्ताद है, वो हर उस लेवल पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है जो सिर्फ उसे समाज ने या मजहब ने नहीं दिए थे, बल्कि वो खुद चुन रही है अपने रास्ते। ये रास्ते उसे किस तरीके से मज़ीद आगे की मंजिलों की तरफ लेकर जा रहे हैं, इस पे बात करने को हम थोड़ा सा आज अपनी बात को उस तक लाएंगे कि इन रास्तों को ले जाने में सबसे अहम किरदार होता है किसी को भी आगाही देने में उस्ताद का। किसी भी माशरे में उस्ताद के बगैर कोई भी मज़ीद आगे नहीं जा सकता। किसी भी माशरे की बुनियादी जो मयारात हैं वो उस्ताद ही दरअसल तय करता है। अगर हम बात करें कि उस्ताद रोशन ख्याल है तो वो आपकी अगली नस्ल रोशन ख्याल रखेगा। अगर उस्ताद आपका काम करने को तैयार नहीं है तो ये याद रखिए कि आपकी नस्लें भी काहिल और कामचोर होंगी। हमारे साथ कुछ असातिज़ा मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट, उसमें बात की जाए तो 8 मार्च को हम बात करना चाह रहे हैं मज़ीद अपने टॉपिक को कंसाइज करते हुए कि ख़वातीन असातिज़ा अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यूज़, अपने समाज, अपने सकाफ़त में किस तरीके से अपने काम के लिए आज़ाद हैं। उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और इन प्रॉब्लम्स के साथ उनके साथ ताउन किस हद तक किया जाता है। क्या 8 मार्च उनके लिए भी उतना ही मुतनाज़ है? आइए बात शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले चूँकि इस प्रोग्राम की दावत हमें ज़ुल्फ़िकार साहब ने दी है, मैं चाहूँगी कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी, बात ये है कि बुनियादी जो बात है उसमें तालीम का होना, शऊर का होना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। जिस मुआशरे में तालीम हो, तरबियत हो और उस मुआशरे के अफराद को शऊर दिया जाए तो उस मुआशरे में दीगर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद परवान चढ़ते हैं। हम जिस तालीम की बात करते हैं उसमें अगर हम उन बच्चों को ये तालीम देते हैं कि आप और आपकी बहन इन दोनों के लिए यकसा हुकूक है और उनको जितना भी हम बेहतर अंदाज से तालीम दे सकते हैं, तो इसमें जो है उनके वालिदैन को रियलाइज़ कराना, उनका पढ़ा लिखा होना और इस पूरे सिस्टम में, समाज में जो मीडिया है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। वो रोल अगर अपना अच्छे तरीके से सरअंजाम दे तो उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर
या तो किताब के करीब हैं या मीडिया के करीब हैं। तो अक्सरियत जो आम मासेस की है वो ज़्यादातर मीडिया के करीब है, और मीडिया लोगों की किस तरह परवरिश कर रहा है, तरबियत कर रहा है, वो एक सवालिया निशान है। हमें एज ए टीचर, हम लोग जो उस्ताद बिरादरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो लोग अपना किरदार अदा करें तो मेरे ख्याल में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। जी। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किसी हद तक मौजूद है माशरे में? देखें, इससे कोई जो है इसके जो है हम ये नहीं कह सकते कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर हम अर्बन और रूरल को देखें, लोग कहते हैं कि अर्बन एरियाज जो है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जब हम देखते हैं कई एरियाज में, कई जगहों पर, तो जगह जगह पे, कदम कदम पे आपको कई चीज़ें नज़र आती हैं। और यही बात जहाँ हम चले जाते हैं रूरल एरियाज में, तो जहाँ पर जो है सरदारी और जागीरदारी सिस्टम होता है, और वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, तो उनको देखते हुए यकीनन ये कह सकते हैं कि अभी हमें काफ़ी अर्सा, काफ़ी टाइम, वक्त लगेगा कि हम इस सिस्टम को बेहतर करने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अब मेरा एक सवाल आपसे और है, आप मुख्तलिफ सतह पर टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी असेसमेंट, एवेल्युएशन में मौजूद रहते हैं। आपके ख्याल में ये डिस्क्रिमिनेशन क्या उस्ताद मर्द और उस्ताद औरत में भी मौजूद है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और एजुकेशन सिस्टम में जब आपने बात की है तो हमारे कई ऐसे मर्द हजरात हैं जो कि इस बात का रोना रोते हैं कि आप यानी हुकूमत पाकिस्तान ने जो है प्राइमरी की तालीम तो मुकम्मल फीमेल को देती है, और यही बात अगर हम फीमेल की तरफ से देखते हैं तो फीमेल कहती है कि कॉलेज लेवल पर जो है उनको उनका राइट जो है नहीं मिलता है। ताहम मैं अपने इस इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि उस रेशियो को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा चुका है। अगर करिकुलम की बात की जाए तो करिकुलम में ख़ास तौर पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जो है बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाई गई हैं, जो कि हालिया दिनों में जो जब आप टेक्स्ट बुक देखते हैं तो उसमें जितने भी आप लोगों को लेसन वगैरह नज़र आएंगे, तो कोशिश ये होती है कि जेंडर बायस फ्री हो। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज थे जो कि पहले हुआ करते थे, अब उनको मिनिमाइज कर दिया गया है। जैसा कि ट्रेनिंग्स वगैरह आती हैं, आपने ट्रेनिंग्स के हवाले से बात की, तो ट्रेनिंग्स में आम तौर पर हमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें क्लियरली उसके जो है डायरेक्शंस टीओआरस होते हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन किस तरह होगी, यानी कौन से लोग होंगे, उनका रेशियो क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मगर जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो कहीं कहीं सिनेरियो थोड़े से तब्दील होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास वो इक्विवेलेंस बैलेंसिंग में चीज़ें नहीं हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इशू होता है, जिस वजह से वो चीज़ें कभी नज़र नहीं आएंगी। ताहम इनको मिनिमाइज करने में, सिस्टम को बेहतर करने के लिए एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी। सिंफी इम्तियाज कुछ लोगों का रास्ता नहीं रोक पाया, कुछ ख़वातीन उस सिंफी इम्तियाज से लड़कर अपने आप को उभार पाई, अपने आप को उस माशरे में एक मिसाल बना पाई, और उन्हीं में से एक मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं मैम नुज़हत। मैं चाहूँगी कि वो अपने बारे में और ख़ुसूसन ये बताएं कि जब वो इस माशरे में बहसियत उस्ताद काम करती हैं, जब वो जाती हैं और देखती हैं कि माशरे में उस्ताद खातून और उस्ताद मर्द क्या फेस कर रहे हैं, क्या उसके फेस करने में कुछ ख़वातीन के गिले शिकवे होते हैं, बहसियत ख़वातीन होने के वो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहती हैं, क्या ये मसाइल आते हैं?
जी, मेरा नाम नाहिद अता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़ुल्फ़ार साहब की और अपने साथी सादिया की कि आज मुझे इस फोरम पे बोलने का मौका मिला। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन। तो हम ये तो अब ये बहुत बाद में ये 8 मार्च हुआ है ख़वातीन का, और बहैसियत जो है मुसलमान हमारे दीन इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले ही हमारे जो हकूक़ थे, अल्लाह ने हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो हम तक हमारे जो हकूक़ हैं हमें वो बता दिए गए हैं, मालूम है। माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत पाक से हमें हर मामले में हर तरह से बीबी खदीजा के, बीबी हलीमा, बीबी फातिमा, सबके साथ जो उनका बर्ताव था वो एक मशअल राह के तौर पे मौजूद है। अब वक्त और हालात के साथ जैसे जैसे जो है वो ज़माना आगे आता गया और जिद्दत पसंदी आती गई, बहुत सारे अक़वाम हम पे मुसल्लत हुई, बहुत कुछ हुआ, गड मिक्स हुआ सब कुछ। तो उसमें ये हुआ कि बहुत सारी जो दूसरे माशरे की रस्म व रवाज थे वो हमारे अंदर आ गए। इस वक्त जो हमारा माशरा है वो उन सब चीज़ों से जो हमारे दीन इस्लाम में जो है वो उनसे थोड़ा मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा हट गया है, हम उस पर नहीं है। तो बहरहाल अब चूँकि बहैसियत टीचर मुझे 25 साल हो गए, मैं इस वक्त DMC साउथ में एज ए सुपरवाइज़र वर्क कर रही हूँ, और इससे पहले मैं एज ए HM वर्क कर रही थी। तो है कोशिश तो है, जहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो हम 5 बहनें हैं, और मैं अपनी फैमिली में, अपने पूरे ख़ानदान में वाहिद फीमेल हूँ जो जॉब के लिए घर से बाहर निकली और कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब पीछे देखती हूँ तो मतलब बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब जो है वो मिसाल देते हैं कि देखिए ये भी एक बेटी है, इसने तालीम आला हासिल की बहुत सारी मुश्किलात के साथ, और जॉब भी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो तो है जो, लेकिन अब जो हमारे जो डिपार्टमेंट के हवाले से एजुकेशन में, जैसे आपने साबिया ने मुझसे जो कहा, तो उसमें है मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को हैं अभी भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामना करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ख़वातीन के साथ जो है ना प्रॉब्लम्स नहीं हैं, हमें इम्तियाज़ी सलूक का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत जगह पे होता है ऐसा कि हमारा राइट होता है, हमें नहीं मिल रहा होता, हम उस तरह से जो है वो अपने नहीं बात कर पा रहे होते, मतलब हमारे अफसरान अगर मेल हैं तो हम उस तरह से उनसे नहीं कर पा रहे होते, मतलब हमारे ऊपर अगर हम कुछ करते हैं, अब जैसे मैं भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो अगर 2 लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे होते, तो 4 लोग जो है वो ये भी कह रहे होते कि यूँ जो हमारे माशरे का आम चलन है। मतलब मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं कहना चाहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी मुझे सपोर्ट मिली, और फिर शादी के बाद हस्बैंड की तरफ से, घर की तरफ से भी मुझे अच्छा माहौल मिला, जो अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल से जो है वो मैं काम कर रही हूँ। प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, लेकिन ये कि डे बाय डे जो है ना, मैं समझती हूँ कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, और ख़वातीन जो है वो हर फील्ड में आगे आ रही हैं, अपने आप को मनवा रही हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कुछ सालों में जिस तरह से हमारी सब साथियों की, हम लोग की अपनी अपनी हर सिमत में हर शख्स जो है वो कोशिश कर रहा है अपने सर्कल में, तो इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जैसा कि नाहिद ने एक उम्मीद जाहिर की, साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बिल्कुल उस्ताद वैसे तो एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई सिर्फी इम्तियाज़ नहीं है, वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, सिखाने वाले पे असल जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन जब एक उसकी इम्प्लीमेंट की बात आती है, एक निज़ाम के साथ चलने की बात आती है, तो उस निज़ाम में मज़ीद क्या कमी, क्या कजी, क्या खामी है, उससे हम कैसे निकल सकते हैं, मज़हब हमें किस तरह से मज़ीद स्ट्रेंथ देता है, इस हवाले से बात करने के लिए बहस इस्लामी स्कॉलर और तालीम के माहिर के तौर पर मैं चाहूँगी कि सर जो हैं हमें कुछ इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। आज वुमेन डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया, तो मैं शौकत आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है ख़वातीन का, और हर माशरे में हकूक़ से पहले हमें उसका एक तसव्वुर इंसान क्या है, किसी भी माशरे का जो है तसव्वुर इंसान वो क्या है। तो हमें पहले, अगर हम इस्लामी माशरे की बात करें, तो पहले हमारा तसव्वुर इंसान है। तसव्वुर इंसान हमारे ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को शुक्र बनाया। अच्छा, बाकी जितने भी माशरों में उसमें हकूक़ का ताल्लुक़ ज़मीन पर होता है, जब इंसान पैदा हो जाता है उसके हकूक़ शुरू हो जाते हैं। इस्लाम में
का तस्वुर जो हुकूक का है वो इससे कहीं ज़्यादा तोसी पसंदाना है कि अगर अभी बच्चा शिक्ल मादर में है तो उसके भी हुकूक का तायन हो जाता है। फिर अगर वो पैदा होता है उसके हुकूक शुरू हो जाते हैं और मर जाता है तो मरने के बाद भी वाजिब रहते हैं। बाकी माशरे के अंदर बंदा ज़मीन में गया, हुकूक ख़त्म हो गए, लेकिन अब ज़मीन में चला गया, इंतकाल हो गया, उसके बाद भी हम पर उसके हुकूक वाजिब रहते हैं। और ना सिर्फ वो, हम जिस कब्र में वो जाता है, जिस कब्र से उसको निस्बत हो जाती है, उसको भी हम पामाल नहीं कर सकते। अगर जो एक मट्टी का ढेर होता है, लेकिन वो उस ढेर को एक इंसान से निस्बत हो गई है, तो अब उसका एहतराम हम पर वाजिब हो जाता है। तो इस्लाम को जो तस्वुर है वो दीगर मामलात के अंदर एक वसी तस्वुर रखता है। अब ख़वातीन की उस इंसान एक बहुत बड़ी इस्लाम के से पहले इस्लाम के बाद औरत को एक इंसान का दर्जा दिया गया। ये एक अलमिया है मगरबी माशरे का, तो उसको इंसान तस्वुर किया गया है, उससे पहले कोई इंसान का तस्वुर नहीं है। इस्लाम उसको माँ की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से एक अहम हकूक़ का तायन करता है। जैसा हम बेटी को देखें, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी देते थे आपको। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, इसकी तशरीफ़ लाते हैं, तो आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में, उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। आज कितने वालिदैन, कितने माँ बाप हैं जो इस सुन्नत को अदा करते हो कि अपनी बेटी आई हो और उसके एहतराम में हम खड़े होते हो। इसी तरह अगर हम बीवी की हैसियत से देखें तो मालूम हुआ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, या उनसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनका निकाह नहीं हुआ, या निकाह हो गया, तो आप देखिए कि सबसे पहले ईमान लाने वाली जो खातून है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो एक खातून है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी माली मुआवनत खातून है, हुज़ूर की पहली सीरत निगार खातून है। तो ये सब चीज़ें हम देखें। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं मेला लगा होता है तो हुज़ूर उनको मेले में ले जाते हैं, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर के कंधे पर अपनी चेहरा रख कर वो उसका मुशाहिदा करती है। तो ये बेसिकली हमारी अक़दार है कि हम इस्लाम के अंदर जो बहन का, बेटी का जो तक़द्दुस है वो बरकरार रहना चाहिए। हर माशरे की अक़दार मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम फ़िलॉसफिकल बैकग्राउंड के अंदर एक माशरे की एक बड़ा मौजू है कि अक़दार किस तरह हम इंटरनेशनल तौर पर दूसरे माशरे की मुस्तार अक़दार को लेकर समझें कि बहुत अच्छी अक़दार तो ऐसा है कि वो हंस कभी की चला, वो अपनी कब हंस की चाल कौवा चला, चला हंस की चाल अपनी चाल अपनी भी चाल भूल भूल गया। गए। तो हमें अपने कल्चर के अंदर रहते हुए, अपने दीन के अंदर रहते हुए ख़वातीन के हक़ूक़ की बात करनी। हो सकता है कि मग़रिब को अपने हक़ूक़ की बात करनी होगी, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं कि अगर वो जो कुछ भी हो रहा है वो उनका मज़हब, उनका कल्चर उसको इजाज़त देता है, ठीक है, लेकिन वो कल्चर एक दूसरे पर, दूसरे कल्चर में फिट नहीं होगा, क्योंकि उसकी अक़दार, उसकी मज़हब की, सक़ाफ़त की अक़दार उसे प्रमोट नहीं करती। तो इसलिए हमें जो हकूक़ में, ख़वातीन के हकूक़ के अंदर डाइवर्सिटी नज़र आती है वो उन माशरे की अक़दार की बुनियाद पर है। किसी माशरे को अगर आपने देखा है इंडियन सिंध का माशरा, वो मैं शहरी में रहती हूँ, शायद मुझे लगे वहाँ जुल्म सितम हो रहा हो, ऐसा नहीं है, उनकी अपनी अक़दार है, ठीक है। वो अगर वो जुल्म सितम हो रहा होता तो वो खुद खड़ी होती, लेकिन मुझे बाहर से बैठकर लगता है कि उन पर जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन वो उनकी रस्म व रवाज है, वो उनकी अक़दार है। तो अब मग़रिब हमें देखा हमने बुर्का पहना है, हमने दुपट्टा पहना है, ये शटल कॉक है, ये उनके माशरे में और हमारे माशरे में फ़र्क है। अक़दार को देखना होगा हमें। कहीं भी पाकिस्तानी माशरे की अगर बात करें तो हमें मग़रिब की ऐनक लगाकर ख़वातीन के हकूक़ को नहीं देखना चाहिए, हमें यहाँ की ऐनक लगाकर
मगरिब को नहीं देखना चाहिए। ये हम गलती करते हैं कि मगरिब की अक़दार देखी, हमने फिट कर दी, हमने यहाँ अपने को अक़दार देखी, वहाँ फिट कर दी। तो अक़दार, सोशल वैल्यूज जो है वो लोकल होती है। वो ये जो डाइवर्सिटी पाई जाती है एक माशरे के अंदर, एक किस्म की जो सकाफ़त है, अक़दारें नहीं होती। पर हम कैसे कर सकते हैं उसको कि हमारे यहाँ ख़वातीन का एक अलग तस्वुर है, मगरिब के अंदर एक अलग तस्वुर है, सोशलिज़म के अंदर एक अलग तस्वुर है, कम्युनिज़म के अंदर, कम्युनिस्ट के अंदर एक अलग तस्वुर है। वो उस नज़रिए के तहत वो तो एक प्रोडक्ट समझती हैं। एक नज़रिया ये कि ख़वातीन प्रोडक्ट है हमारी, ये हमारी क्या कहते हैं, इनसे हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, ये हमें इनसे मोहब्बत करें। ये जो सरमायादार निज़ाम के अंदर कि ये सस्ती मिल जाती हैं, मर्द ज़रा महंगा हो रहा है इसलिए इनको आगे देख रहे हैं, क्योंकि मर्द की सैलरी में और ख़वातीन की सैलरी में फ़र्क होगा। अब मैं कहते हैं एक 55% जो हमारी ख़वातीन हैं, अब उसने ये फोकस किया कि हम किसको पिक करते हैं, क्या अगर हम ख़वातीन को पिक करते हैं। अभी भी यहाँ भी आप देखें जो ख़वातीन काम करती हैं उनकी सैलरी देखें या वो जो काम करती हैं उनका कम पैसे होते हैं, कम पर उजरत कर रही होती हैं, और जो उनके तो कुछ नज़रियात हैं वो ख़वातीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो बज़ाहिर तो भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर वो आपके हुकूक की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हुकूक नहीं होते वो। आप देखिए कितना वो काम करती हैं, कितना हुकूक की बात, बल्कि वो किसी और को तो मदद कर देंगे। ठीक है, आप चाहेंगे मेरे बेटे की तालीम के लिए पैसा करें, तो आप मजदूर ख़वातीन के लिए कुछ नहीं करते। मेरे कहने का मकसद है कि हर तबके के अंदर सकाफ़त के अंदर उनके कुछ मेयारात हैं, उन मेयारात पर परखा जाए। हमें मगरिब को इस्लाम के मेयार पर और इस्लाम को मगरिब के मेयार पर नहीं परखना चाहिए। हमें जो कुछ है पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान का जो मज़हब है, उसमें रहते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारा दीन अगर कुछ हकूक़ दे रहा, क्या वो हमें मिल रहे हैं। हमें मगरिब से कोई गर्ज नहीं कि वो क्या करती है, हमें ये देखना चाहिए जो जिस पर हम बिलीव करते हैं इस्लाम। मिसाल के तौर पर जायदाद के अंदर हमें कोई हिस्सा नहीं मिलता, ये हमारी प्रोडक्ट ये होनी चाहिए। मुझे ये आपको सब मुकदर इसको प्रोपोगेट किया जाए कि इसी तरह आज शादी का मामला आ जाता है कि हमारे यहाँ इस्लाम जो है वो एक हमारे यहाँ कल्चर है कि हम अपना ख़वातीन जो है किसी को प्रपोज नहीं कर सकती। लेकिन आप देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने प्रपोज किया। तो अगर प्रपोजल मेल फीमेल से आए तो मायूब नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हम मायूब समझते जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। तो हमें इस किस्म का अपने कल्चर के अंदर, अपने दीन के अंदर रहते हुए जो हुकूक हमें इस माशरे से नहीं मिले, पसंद की शादी का मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि दीन हमारे ये करे कि उस वक्त तक शादी नहीं करनी चाहिए मर्द को जब तक कि वो बीवी के हुकूक को वो पूरा ना कर सके, यानी कि उसको नान और नफ़का ना दे सके तो वो रोज़ा रखे। यहाँ तक है कि अगर नान और नफ़का से मुराद उसका घर अलग दे, उसका खुराक अलग करे, उसके कपड़े अलग करे, यानी उसको वो दे। और अगर जॉइंट फैमिली में अगर वो रहता है तो वो उसकी बीवी के साथ अगर नहीं कर सकता तो किसी गैर की आमदोरफ्त ना हो, यानी कोई उसके दरवाजे से दूसरा ना उतरे। ये मतलब हमें चाहिए कि हम मगरिब का तो बहुत दूर की बात है, तो हम इस्लाम ने हमें हुकूक दिया ख़वातीन को, उस पर हमें वो करना चाहिए। जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, कुरान से शादी कर देते, कारोबारी कर देते, मतलब ये वो हैं जो ये वो चीज़ें जो हमारे मज़हब से हमारी सकाफ़त से टकराती हैं। इनको ऐसी चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। और इस्लाम में औरत का मकाम कुरान के अंदर सूरह निसा इतनी बड़ी आप देखें कितनी बड़ी बात है कि मर्दों, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन इस्लाम में मकाम बता रहा हूँ कि पूरी सूरह निसा औरत के नाम पर, पूरी सूरह मरियम औरत के नाम। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ किससे होता है? ईसा इब्ने मरियम के उसकी वालिदा के नाम से एक पैगम्बर से बड़ा कोई रुतबा इस्लाम में नहीं है। लेकिन हज़रत ईसा का जो तारुफ हो रहा है वो हज़रत मरियम से और उनकी वालिदा से हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम में तालीम के हवाले से जो उसको हुकूक दिए हैं। अब देखिए कि हज़रत ने
मैंने जितनी तारीख पढ़ी है कि जब भी ख़वातीन हुजूर की बारगाह में आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इग्नोर नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि लोग जिहाद में चले जाते हैं, हमें जिहाद का फजीलत नहीं मिलती, तो आपने क्या अपने बच्चों की परवरिश करो, आप उसको जिहाद सब कई आप पूरी तारीख पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खातून आई, हुजूर ने उसका इनकार नहीं किया। मुझे ये शौहर पसंद नहीं है, एक आता है, ठीक है, हुजूर का तुम्हारा इख्तियार है, तुम्हारा इख्तियार है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम सीरत का मुताला करेंगे तो मालूम होगा जो मसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गई खातून, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100% उसकी उसी के मुताबिक कर दिया है कि तुम बच्चों की परवरिश करो, तुम्हें शौहर नहीं है तो उसको तलाक दे दो, हट जाओ, छोड़ दो उसको। तो इस्लाम और पाकिस्तान का कल्चर इतना ख़वातीन के लिए इन रिच है कि हमें कोई मगरिब का देख नहीं सकते। हमें चाहिए हम इस्लाम में जो हमें हमारे पर मेन डोमिनेटेड हो। भाई इस्लाम के अंदर ना मेन डोमिनेटेड ना ख़वातीन, जिम्मेदारियों का मसला है। ना इस्लाम मेन डोमिनेटेड चाहता है और ना वुमेन डोमिनेटेड। एक जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी का तयन कर दिया जाए कि मैं नानो नफ्स की मेरी जिम्मेदारी है, घर के मामला की आपकी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारियों का है, डोमिनेटेड कोई नहीं, ठीक है। कि आप मेरी जिम्मेदारी रहता लगा दी आपकी जिम्मेदारी, मेरी बेगम की जिम्मेदारी रहता है, हम वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते और क्लैश पैदा कर देते हैं। तो इस्लाम ने स्टेटस जो है वो जिम्मेदार बनाया, हर एक जिम्मेदारियों को तालीम कर दिया। इससे बेहतर यही है कि मैं समझता हूँ कि हमारे कल्चर के अंदर, हमारे उसके अंदर बहुत सारे ऐसी अभी भी मामला हैं उनको उन हकूक़ बल्कि मुताला करना चाहिए। बड़े बड़े मुहद्दिसात हैं, बड़ी बड़ी अभी मैं कह भी रहा था कि अगर मुझे मौका मिलता कि वो जिहाद के अंदर कैसे काम करती थी, किस तरह कारोबार करती थी ख़वातीन, किस तरह वो तालीम देती थी, कितने मदरसे उन्होंने बनाए थे, कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो थे वो ख़वातीन मुहद्दिसात के शागिर्द हैं। क्योंकि हमारा कल्चर यहाँ हम बयान नहीं करते कि बड़े बड़े जय्यद जो मुहद्दिसीन हैं वो ख़वातीन के शागिर्द हैं। उसको क्यों नहीं प्रमोट किया कि हमारा एक डोमिनेटेड है। अगर आप ख़वातीन पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ख़वातीन बड़े बड़े उनके उस्ताद हैं। आप उसको भी देखिए, इमाम मालिक के पास कोई मेहमान ठहरा और कहा कि ये बड़े वो हैं, तो उन्होंने कहा इनमें तो बहुत सारी, बेटी ने कह दिया कि इसने तो बहुत सारी सुन्नतों का वो कर दिया है, वायलेशन की है। ये कैसे बुजुर्ग हो सकती है? तो क्या पहले क्या कि उन्होंने इतना खाना खाया है, फिर यही मामला बता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में और पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर जो हुकूक दिए हम उसे बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो 8 मार्च के दिन आता है वो मगरबी तसल्लुत और मगरबी हुकूक का बन जाता है, तो ना उन्हें वो हुकूक मिल भी नहीं सकते, ठीक है। हर जो आइन के अंदर हमारे मुतय्यन कर दिए, अगर हम ये इनको प्रमोट करें तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन को हुकूक मिल सकते हैं। इस पर कोशिश करनी चाहिए और इसी को प्रमोट करना चाहिए कि आइन के अंदर हमारा क्या हक़ है, कुरान हदीस के अंदर हमारी ख़वातीन का कितना एहतराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर जा रहे तो ऊँट बाल को कहा कि इसको ज़रा आहिस्ता चलाइए, तो कहा हुज़ूर फरमाया कि ये शीशे की गुड़ियाँ हैं कि इनको ठेस न लगे। ये कितनी रिस्पेक्ट है, ये है, ये हम चाहते हैं कि इस्लाम ने हमें हुकूक दिए, हमें वो उसका हर फोरम पर कॉन्फ्रेंस में उसका इजहार करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। ना कि मगरिब के हुकूक उनका अपना मिजाज है, वो पौधा यहाँ नहीं पनप सकता, हमारा पौधा वहाँ नहीं पनप सकता है। तो अक़दार जो है एक मखसूस माहौल के अंदर परवान चढ़ती हैं, उनके अक़दार हमारे यहाँ परवान चढ़ सकती हैं। हम चाहेंगे हम वहाँ अगर ऐसा बुर्का पहना दें, ऐसा शटल कॉक मान चल सकता है। तो हर मार्के की अपनी अक़दार होती है और वही पैरामीटर होता है किसी अक़दार को तहज़ीब याफ्ता कहने का और बद तहज़ीब याफ्ता कहने का। ये कोई फार्मूला कोई नहीं कि हम मगरिब की ऐनक लगाकर अपने
कल्चर को देखें और कहेंगे तो बदतहजीबी है, और अपना कल्चर लगा है ना उनको कहेंगे बदतहजीबी। तो कौन जो जिस माशरे का फ़र्द है उस माशरे के अक़दार की ऐनक लगाकर वहाँ की तहजीब का तयन किया जाएगा, ना कि दूसरी की ऐनक लगाकर हम उसकी तहजीब को तनकीद का निशाना बनाएं। अगर उसी माशरे के अंदर जो अक़दार उस ऐनक के मुताबिक हैं, नज़र के मुताबिक एक्सेप्ट होंगी, कबूल होंगी, परवान चढ़ेंगी। हाँ, अक़दार भी बात, क्योंकि ये अक़दार भी इंसान ने बनाई होती है, कोई इल्हामी नहीं होती। तो जो अक़दार मैंने और आपने ख़वातीन और मर्दों के बारे में वो आज से जब हमें तकलीफ देती है तो उनमें तब्दील होती है, अक़दार तब्दील होती है, माशरा को तब्दील करती है। और मैं मिसालें नहीं देना चाहता, लेकिन ये एक उसूल है कि जब इंसान की बनाई हुई अक़दार होती है, जब वो तकलीफ देती है वो ऑटोमेटिकली छोड़ दी जाती है और इंसान आगे चलता जाता है। तो इस 8 मार्च के मौके पर मैं कहूँगा कि हमें मर्द हज़रात को, ख़वातीन हज़रात को वो इस्लाम और आईन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूक मुतय्यन करती है उसकी जदीद करनी चाहिए, और इसी में हम हासिल कर सकते हैं। किसी बार का एजेंडा शायद एक टॉक शो हो सकता है, एक इवेंट तो हो सकता है, लेकिन दर्द का दरमान नहीं हो सकता। 8 मार्च की मुतनाज़ा हैसियत को मेरा ख्याल है कि सर दिलावर ने जिस तरह आज माइनस कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अपनी इक़दार अपनी मिट्टी से जुड़कर हम चीज़ों को अडॉप्ट करें तो वो शायद हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगी जो हमें चाहिए। लेकिन अगर हम किसी और का एजेंडा यहाँ इम्प्लीमेंट करें तो यकीनी तौर पे वो यहाँ हमें ना तो रिजल्ट देगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर इख्तलाफात और तनाज़ात की ऐसी फसल बो देगा जिसका कोई अंजाम नहीं होगा। इसी हवाले से लेकिन मैं एक जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा। तो अडॉप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छी माओं की तरबियत पर, इन चीज़ों पर हमारे इस्लाम ने भी बहुत ज़ोर दिया। एक अच्छी माँ किस तरह से नस्लों को बदल देती है, एक अच्छी माँ किस तरह से एक औरत के लिए स्ट्रेंथ बन जाती है, उसके रास्ते और आसान कर देती है। इसकी मिसाल थोड़ी देर पहले हमारी आम गुफ्तगू में पारस दे रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी माँ का जिक्र किया था। पारस एक सिंध के बहुत छोटे गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उन्होंने तालीम के मैदान में एक बड़े आसमान को सर किया है। तो एक ऐसी जगह से वहाँ तक पहुँचने के सफ़र में उन्होंने अपनी माँ को बुनियाद करार दिया। किस तरह से पारस से सुनते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो सर जुल्फ़िकार साहब का शुक्रिया अदा करूँगी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे बोलने का मौका दिया और यहाँ दावत दी अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। देखिए, इंसान जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, सबसे पहले माँ की गोद में आता है। तो जो उसकी तरबियत माँ की गोद में जिस तरीके से हो सकती है, उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीका और कोई भी नहीं। जो तरबियत, जो तरीका वो अपनी माँ की उंगली पकड़ कर चल सकती है या चल सकता है, तो वो उसको दुनिया के नशे व फराज से आशना कर देता है। वालिदैन की हिम्मत, वालिदैन का जो साथ होता है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि उसको सही डायमेंशन पर सही रुख बताए कि बेटा तुम दुनिया में सर्वाइव करना है, तुम्हें इस तरह चलना है, तुम्हें यहाँ पर मुश्किलात भी आएंगी, तुम्हें यहाँ ये ऊंच नीच आएगी, तो तुम्हें किस तरह चलना पड़ेगा। तो मेरे लिए मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बाहिम्मत खातून है, और मेरे लिए एक सब कुछ मेरी वालदा ही है। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा की बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ चले थे, तो पढ़ाने लिखाने और एजुकेशन के हवाले से मेरे वालिद साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। वो पहले जैसे कहते थे कि हर किसी कामयाब खातून के मर्द के पीछे खातून का हाथ है, इस तरह मेरे कामयाबी के पीछे मेरे वालिद और वालिदा दोनों का हाथ था। वालिदा भी टीचर थी, और उन्होंने जिस तरह उन 3 बहनों और भाइयों को पढ़ाया लिखाया, और किसी भी मुश्किल में हमें हमेशा हिम्मत दी। हमें कभी उन्होंने डिस्करेज नहीं किया कि बेटा ये मुश्किल हुई है, यहाँ पर ये परेशानी हुई तो तुम छोड़ दो या बस कर दो, या बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है, आप नहीं चल सकेंगे, इस तरह उन्होंने कभी नहीं कहा। वो हमेशा हमें हिम्मत देती थी कि दुनिया ख़वातीन चाँद पर पहुँच गई, मरीज़ तक पहुँच गई, आप लोग यहाँ से तो आगे निकलो, ये क्या बात है कि यहीं पर आप थक गई हैं या बस कर देंगे। तो अभी भी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत के लिए उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और मेरे लिए वही एक आइडियल पर्सनैलिटी मेरी वालदा है। और मैं आप सबसे इस वुमेन डे के हवाले से कहना चाहूँगी कि
हमें सबको अपने हद पे रहते हुए चलना चाहिए। ना ख़वातीन इतनी मुश्किलात में आएंगी, ना मर्द हज़रात के लिए। मर्द हज़रात की भी जैसे सर ने कहा, अगर उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो हमसे ज़्यादा मजलूम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जफाकशी करते हैं, वो सारा दिन बाहर दौड़ धूप करते हैं। तो ख़वातीन घर भी चलाती हैं, तो आजकल जैसे बच्चे भी पढ़ रही हैं तो जॉब्स भी कर रही हैं। एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास अब मोस्टली ज़्यादातर स्कूल एजुकेशन में ख़वातीन टीचर हैं और ऑफिसर्स हैं, तो वो सारा दिन घर से बाहर भी रहते हुए उनके ही बच्चे कामयाब रहते हैं होते हैं। बस निस्बत हमने देखा कि हाउस वाइफ के बच्चे भी कामयाब होते हैं, लेकिन जो उनके ज़्यादा कामयाब होते हैं वो बच्चों को खुद पढ़ा रही होती हैं। एक पाँव किचन में होता है तो एक पाँव उनका बच्चों की स्टडी रूम में होता है, वो सब कुछ मिलाकर टाइम टेबल के साथ चल रही होती है अच्छी ख़वातीन का। ये उसूल हमने देखा है दुनिया में। और दूसरी बात कि हमारे अपने, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ बच्चियाँ बॉक्सिंग कर रही हैं, मतलब नेशनल उन्होंने अवार्ड जीत कर आए हैं, इंटरनेशनल अवार्ड के लिए वो प्रैक्टिस कर रही हैं। तो क्रिकेट में, खेल कूद में, हर तरीके से पाकिस्तान में बच्चों को, लड़कियों को मेरे ख्याल में आज़ादी है। अब ये उनका अपना वो खुद तयन करेंगे कि मुझे कितनी आज़ादी चाहिए और कितनी मैं अपने हद में रहकर कितना काम कर सकती हूँ, किस तरीके से चल सकती हूँ, ताकि मैं अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क कौम के लिए, अपने सूबे के लिए फ़ख्र का बायस बनूँ। ये ना हो कि खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हो। ये हर बंदे के अपनी एक ज़ाती राय होती है, खातून की और मर्द की। एक्सट्रीम लेवल पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हिसाब से हम देखें, एजुकेशन के हिसाब से देखें, या जॉब के हिसाब, मतलब किसी भी हवाले से, फैशन के हवाले से देखें, हर इंसान को अपने हक हासिल हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं, अगर वो एक हद तक अपने हकूक़ का भी ख्याल रखे और दूसरे घर वालों की और फैमिली की भी हकूक़ का ख्याल रखे, उनका सपोर्ट करे। तो हमें नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल काम है। यानी मौके हैं, मौके बहुत ख़वातीन के हैं, पास हैं बहुत अपने मौके ड्रीम हैं को लोग मनवाने के खुद लिए। को मनवाने के लिए और खुद को सही तरीके से मनवाने यानी दुनिया चेंज हो रही है तो उसमें हमारी ख़वातीन भी जो है थोड़ा सा रोल प्ले कर रही है। तो गोया आज की जो पैनल डिस्कशन रही उसका जो बुनियादी नुकात या नुक्ता कह लीजिए निकला है, वो ये है कि उस्ताद तब्दीली का इस्तारा है। किसी भी माशरे में उसकी बुनियादों में जो लहू है, जो ख़यालात की रवानी है, वो एक उस्ताद देता है। और ये उस्ताद स्टेरियोटाइप माशरे से भी फाइट कर रहा है, सिंफी इम्तियाज से भी कर रहा है, साथ साथ माशरे को जदीद हुदूद पर हम आहंग करने के लिए, जदीद दुनिया के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए उन पे भी काम कर रहा है। इस हवाले से उस्ताद को मज़ीद कितना काम करना है ख़वातीन की स्ट्रेंथ के लिए, मैं चाहूँगी कि ज़ुल्फ़िकार मैम। जी, बात यह है कि आज जिस दौर से पाकिस्तानी सोसाइटी गुजर रही है, हम इस वक्त औरत के लिए ये कह सकते हैं कि वो सिंफे नाजुक से आगे चलकर सिंफे आहन, कुंदन और लोहा बन चुकी है। तकरीबन तमाम ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जिसमें मुआशी ख़ास तौर पर, उसमें मुआशियात में उसमें औरत अपना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है। टेक्निकल एजुकेशन हो या अब बच्चों के लिए दीगर इंजीनियरिंग के मौके हों, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको बेहतर अंदाज में प्रमोट किया जाने लगा है। अब इस पूरे सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशनल जो फिलॉसफी है, हमारी ट्रेनिंग से निसाब है, उस्ताद है, ये तमाम के तमाम अपना अपना रोल अदा करना चाहें तो काफ़ी सारे मौके
और एक वैक्यूम मौजूद है, जिसमें हमने तो यहाँ तक के किसी स्कूल में अगर मैं गया था तो मैंने उनकी हेडमिस्ट्रेस को ऑफ़र दी थी कि क्यों न यहाँ पर इस तरह की हम ट्रेनिंग कराने के लिए मैं आपको अरेंज करके देता हूँ गर्ल्स स्कूल में, कि बच्चों को कोई टेक्निकल चीज़ें सिखाएं। यानी कि मैट्रिक तो हो रही है, मगर ये है कि उनको कोई बल्ब बनाना, कोई इस्त्री का काम करना, वॉशिंग मशीन का काम करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। यानी कि हम उस सोच से हमें निकलना होगा, क्योंकि ये फीमेल जो आज की बच्ची कल की माँ है, उसने अपने घर को चलाना है, और ये जब भी मुमकिन है कि वो जब इन तमाम जो स्किल्स है उसमें उसकी डेवलपमेंट हो। और इस तरह की स्किल डेवलपमेंट जो है, ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका बड़ा रोल है। और अगर ये इदारे अपना रोल अदा करें तो उसमें काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। अगर एक एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं तो एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर टीचर्स को और हेड टीचर्स को जो ट्रेनिंग देता है, उसमें जो उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, बल्कि हो भी चुकी हैं। एक ट्रेनिंग इससे पहले भी यहाँ पर लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के तौर पर नाम से जो है वो हुई, जिसमें काफ़ी सारे जो स्किल्स थी उन पे बात हुई, उन पे डिस्कशन हुई, उन पे एक्सरसाइजेस हुई। और इसी तरह अगर एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स अपना रोल अदा करें और इस तरह के कोई प्रोग्राम्स, कोई ट्रेनिंग्स वगैरह तैयार करें जिसमें सोसाइटी के वो लोग जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है यानी टीचिंग से है, उनकी ट्रेनिंग करें और उनको ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्विटी के बारे में आगाही के तौर पर या मुख्तलिफ अंदाज से उनकी अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह हम कर सकते हैं तो यही लोग दिए से दिया जला सकते हैं और पूरे सिस्टम को, पूरी सोसाइटी को रोशन कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम और प्लान हमेशा डिपार्टमेंट के पास होते हैं। एक छोटे से ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हुए मेरे अपने भी हैं कि हम इस तरह की ट्रेनिंग्स खुद डेवलप कर रहे हैं जिससे जो है सोसाइटी को फ़ायदा हो और एक इक्विवेलेंस वाला माहौल हो, और जहाँ जो हमारे जो जहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, चाइल्ड एब्यूज़ है या वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है, उनको मिनिमाइज़ करने में हम लोग जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंशाल्लाह हमें करना चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग ट्रेनिंग सेंटर्स के तवस्सुत से इन असातिज़ा तक ये पैगाम पहुंचाने में कामयाब होंगे। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से एक अच्छी नशिस्त और एक अच्छा आगाज़ है कि ये रिवायत डालने चाह रहा है कि उस्ताद कहीं भी रहकर अपने अंदर अगर तब्दीली और मुसलसल तब्दीली के साथ नयापन लाता रहेगा, अपनी सलाहियतों को उजालता रहेगा, तो वो उसके साथ साथ अपने मुल्क, अपनी कौम और अपनी नस्लों को खुद ब खुद आबियारी उनकी करता रहेगा। इस आबियारी में हमारे साथ हमारे तालीमी शोबे के सिर्फ यही लोग मौजूद नहीं हैं, बल्कि एक तवील सिलसिला है, एक बहुत बड़ा कारवान है जो मौजूद है, और हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में यकीनन हम अपने उस कारवां के बाकी साथियों को भी शामिल करते रहेंगे। हमारी आज की नशिस्त 8 मार्च में उस्ताद का किरदार, उसके सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से हुई। इस नशिस्त में जो बुनियादी तौर पर बात रही वो यही रही कि सिनफी इम्तियाज़ से ज़्यादा उस्ताद जो है वो इन सब चीज़ों से ऊंचा और बालातर है। उस पर बात हुई सकाफती इक़दार की। सकाफती इक़दार में जैसे कि सर ने कहा कि आप अपनी सकाफती इक़दार और मजहबी इक़दार के साथ
अडॉप्टेबिलिटी को नमू दें, अडॉप्टेबिलिटी को अपने टीचर्स में दें, तो वही बात वहीं आके रुकती है कि जेंडर इक्वालिटी इटसेल्फ कुछ अपना किरदार अदा नहीं कर सकती उस वक्त तक जब तक कि आप अगर उसको, जैसा कि सर ने कहा, मिनिमाइज करने के लिए जो सस्टेनेबल फ्यूचर है उसके लिए नए से नए ख्याल पर काम ना करें। तो सस्टेनेबल फ्यूचर पर नए ख्यालात पर काम करने के अहद के साथ हम 8 मार्च के हवाले से सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि पूरे उस्ताद बरादरी को आज के दिन की मुबारकबाद देते हैं और उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो अपना रोल इसी तरह प्ले करते रहें। थैंक यू वेरी मच। सर कुछ अगर आप